क्या है वहां पे? टेस्ट है क्या? ऐसे तो अलाउड ही नहीं। आईडी कार्ड मांगेंगे वो कॉलेज का। कोई बता रहा था ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देख लियो, कॉलेज में जाएगा ना तो वो गेट पे ना कार्ड मांगेंगे। एक्चुअली पहले ना लोग बहुत सारे ऐसे ही, जैसे आप तो चलो अच्छे बच्चे हो, एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाते हैं, तो इसलिए ये है कि शहीद भगत सिंह कॉलेज, उसकी एंट्री ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में जा रहे हो। वो इसी वजह से ऐसे 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 घुमा के, फिर दो दो तीन तीन गार्ड, वो जो होते हैं ना इलेक्शन वाले, जो बाहर के आउटसाइडर आ जाते हैं, फिर वो कॉलेज में घुस जाते हैं, फिर पता चला किसी से कुछ भी बोल दिया, किसी को मार दिया, तो ये सब। खैर, हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हमने लास्ट में कंप्लीट किया था बेटा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल की शुरुआत करी थी, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी कि कंप्लीशन आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है, आपका अगर रहता हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में मैं चालू कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 5, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा सुनो, बच्चे आप सब सुन लो एक बार, नहीं ये तो मैं करवा ही रहा हूँ, जो पीछे चैप्टर्स यहाँ हो गए हैं, इवनिंग में भी देखो, एक आध चैप्टर ही पीछे आगे पीछे है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, आप लोगों को मैं जो इस बार की करंट की जो रिकॉर्डिंग होगी वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप वाले ग्रुप पे कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। आप वाला ग्रुप में भी तो हो ही ना आप लोग, सितंबर वाले में। तो अभी क्या है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी चैप्टर दो दो क्लासेस में कंप्लीट करवाएंगे, तो आप इस तरीके से दो क्लासेस देखना कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, तो उसे कवर अप करके चलना, ठीक है। और मैथ्स पे भाई ध्यान दो। देखो एक तो यही है, लॉ का पेपर तो अभी लगातार 2 अटेम्प्ट से चेकिंग या पेपर जो भी आ रहा है मुश्किल आ रहा है, या चेकिंग टफ हो रही है, वो तो हो ही रहा है। अब तुम्हें पता ही है, दो ही पेपर है मेन, तो लॉ या मैथ्स, मतलब पास तो सब में ही होना है, लेकिन लॉ और मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है। तो अब ऐसा ना हो कि इस बार मैथ्स का पेपर कैसा आ जाए, ट्रिकी आ जाए, तो तैयारी ना उस हिसाब से ही रखना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपका हम चालू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसे बोलते हैं मेथड ऑफ काउंटिंग। इस पूरे चैप्टर को आप मेथड ऑफ काउंटिंग बोलते हो। ऐसा इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ना इसमें काउंटिंग ही करनी होती है। इसमें देखो, सभी जानते हैं, मोबाइल नंबर्स की बात करें, सभी मोबाइल नंबर किससे बनते हैं? 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं उन्हीं से बनते हैं। लेकिन कितने सारे नंबर हैं, मुझे मेरे को नहीं पता, मैं इसमें क्या बोलूंगा, क्योंकि मोबाइल यूजर्स इंडिया में कितने होंगे, पता नहीं कितने होंगे, मतलब कितने, 100 करोड़, 35 करोड़, क्या है, 140-50 करोड़ की तो आबादी है। मुझे नहीं पता मतलब कितने होंगे, लेकिन जितने भी होंगे सोच के देखो, ये सारे नंबर किससे बने हैं? 0 से, चलो जितने भी होंगे, तो अच्छा अब मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, इस पे सब किससे बने? 0 से लेकर 9 तक। और अभी और कितने अलग अलग नंबर इसी से बन सकते हैं, हालांकि इन एक लिमिट तो होगी ही होगी। उसके बाद फिर क्या होना होगा, सेम नंबर रिपीट होगा, तो वो क्या, ऐसा सुना था कि अगर जैसे 10 नंबर वाले सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन अरेंजमेंट बोलते हैं,
तो फिर क्या करेंगे, 11 डिजिट वाले नंबर बनाएंगे। मोबाइल नंबर्स कैसे बनाएंगे फिर, 11 डिजिट वाले कर देंगे। तो मेरा आपसे, मैं ये बताना चाह रहा था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यही कैलकुलेट करता है कि किसी चीज की कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं। ये समझ में आई बेटा बात? क्या बोल सकते हैं इसे, मेथड ऑफ काउंटिंग। ठीक है। जैसे चेस का बोर्ड होता है, चेस के बोर्ड में 64 बॉक्सेस होते हैं। लेकिन कोई भी, जब अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप ये नहीं करोगे कि 1 2 3 4 64 तक, सीधा लोगे 9 बॉक्स ऐसे हैं, 9 बॉक्स ऐसे हैं, 9, सॉरी 8, 8 और 8 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 64। समझ गए बात को? तो क्या आपको एक कन्वे हुआ मेथड ऑफ काउंटिंग का क्या मतलब है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक है परमुटेशन, इसका मतलब है दोस्तों अरेंजमेंट, और एक है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है सिलेक्शन। एक है अरेंजमेंट और एक है सिलेक्शन। क्या फर्क है सुन लो। ए, बी, सी और डी, इसमें से अगर मुझे करना है अरेंज एनी थ्री, लो भाई, मैंने अरेंज करने से पहले ध्यान रखना, अरेंज करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने ए बी सी सेलेक्ट करा, तो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। ठीक है। अब मैं ए बी और डी सेलेक्ट करता हूं, ए बी डी, ए डी बी, बी ए डी, बी डी ए, और डी ए बी, डी बी ए। है ज्यादा बड़ा मैं लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं लिख लिया है तो सारा ही बता रहा हूं। ए बी सी के अरेंजमेंट लिख दिए, ए बी डी के लिख दिए। अब बी, नहीं पहले ए सी डी, क्या बोला, ए सी डी, ए डी सी, सी ए डी, सी डी ए, डी ए सी, डी सी ए। और इसके अलावा अब क्या बचा आखिरी में, बी सी और डी, बी डी सी, सी बी डी, सी डी बी, और साथ के साथ डी बी सी और डी सी बी। ये मतलब मैं इस समय काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अरेंजमेंट किसको कहते हैं, आप देख रहे हो। अच्छा, अब अगर तुमसे बोले कि सेलेक्ट एनी थ्री, सेलेक्ट एनी थ्री, तो सेलेक्ट एनी थ्री में देख लो, ए बी और सी, ये एक सिलेक्शन है। उसके बाद ए सी और डी, ये दूसरा सिलेक्शन है। बी सी और डी, ये तीसरा सिलेक्शन है। और ए बी और डी, ये चौथा सिलेक्शन है। बस चार, ये चार हैं। और ये कितने हैं बेटा जी आपके, 24। ये सिर्फ सिलेक्शन चार हैं और ये कितने हैं, 24। क्योंकि कॉम्बिनेशन में ये ऑर्डर जो है, बी और सी पहले या बाद में, ये सब रेलिवेंट नहीं। ठीक है। तो क्या इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन में फर्क होगा? और इससे हाथों हाथ एक बात तो प्रूव हो गई, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
बड़ा होगा किससे? देख तो लो, 4 और वो कहाँ, 14। सर बराबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, सिर्फ एक ही केस है। ये देखो, मैं वो भी यहां पे लिख रहा हूं, अरेंज एनी वन, और यहां लिख रहा हूं सेलेक्ट एनी वन। बेटा एक बात बताओ, जब एक की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी में से या तो सिर्फ क्या अरेंज होगा, ए या सी या डी, सेलेक्ट भी। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब ध्यान से सुनो, जब एक का अरेंजमेंट आता है तो एक्चुअली बोला जरूर अरेंजमेंट गया, लेकिन अरेंजमेंट होता नहीं। अरेंज का मतलब है ऑर्डर में चेंज, और ऑर्डर में चेंज तभी होता है जब मिनिमम कितने हो, 2। तो अरेंज एनी वन और सेलेक्ट एनी वन बराबर होता है, क्योंकि एक्चुअली अरेंज एनी वन में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो यही बराबर आ सकता है। अगर 1 की जगह तुमने 2 करा तो अरेंजमेंट बढ़ा और सिलेक्शन छोटी। समझ गए बात को? ठीक है। यहां पे सबसे पहले हम चालू करेंगे परमुटेशन। इसका फॉर्मूला ये होता है एनपीआर, और इसका मतलब है एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। दोस्तों इधर सुन लो, प्रोबेबिलिटी में या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने फॉर्मूला यूज किया था वो परमुटेशन का नहीं था, किसका था, कॉम्बिनेशन। तो मैंने अभी किसका सिखाया है, परमुटेशन। ठीक है। यहां पे एनपीआर की अगर बात करें तो ये आप लोगों को पता है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब आप जानते ही हो, क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट किसका, इंटीजर। तो दोस्तों यहां पे अगर एग्जांपल लें तो दोबारा बता रहा हूं, वैसे तो बाइनोमियल में एक ही चीज को दो दो बार बताया था, क्योंकि दिवाली से पहले हुई थी क्लास बाइनोमियल की, फिर दोबारा दिवाली के बाद हुई थी, तो गैप की वजह से दोबारा बाइनोमियल करवाया था, तो सब बता दिया था। फिर भी देख लो, अगर लिखा है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। और ये याद कर लो, कितना, 102। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितना होगा, 720। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू सीधा बता रहा हूं, 5040। याद करोगे तो जल्दी होगा। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320। इससे ज्यादा फैक्टोरियल याद करने की जरूरत नहीं। इससे पहले 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1, और पहले भी बोला था स्पेशली 0 फैक्टोरियल भी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये जल्दी जल्दी कर पाओ इसलिए मैं चाहता हूं आपको ये याद हो, NP0। तो अगर आपका NP0 आएगा तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के। NP1 किसके बराबर होगा, N के। NPN-1 क्या होगा, N फैक्टोरियल। और NPN भी क्या होगा, N फैक्टोरियल। ये कैसे बन रहा है, मैं फिर भी यहां पे एक बार के लिए बताना जरूरी समझता हूं। N फैक्टोरियल और नीचे एज पर द फॉर्मूला N-0 फैक्टोरियल, 1 आ गया। N-1 फैक्टोरियल। अच्छा देखो,
एन से छोटा क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। आ गया ना एन आंसर? अच्छा यहां देखो, एन फैक्टोरियल और नीचे एन माइनस एन माइनस वन। अब ब्रैकेट ओपन करो, एन माइनस एन प्लस वन। सबको साफ साफ दिख रहा है? क्या बचा आपका? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एन फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? एन फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है, तो ये भी एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कौन से वाला? ये वाला? ऊपर होता है जो उसे एन बोलते हो, नीचे वाले को आर। फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस का एन और माइनस माइनस प्लस का वन, माइनस एन और प्लस एन कैंसिल। नीचे क्या बचा? वन फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू वन ही होती है। अब ठीक है, तो दोस्तों ये आपका परमुटेशन का बेसिक मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया। पानी तो है चाय में। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे, इसमें एक चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है एंड और। जब भी साइमल्टेनियस अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, तो आप यूज क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन। और जब भी एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट होंगे, तो आपको यूज करना होगा वहां पे पॉजिटिव का साइन। साइमल्टेनियस का मतलब है दो अलग अलग अरेंजमेंट है लेकिन करने दोनों है। ठीक है, जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका मान लिया मैंने क्लास में ना कैटेगरी कर दी कि बॉयज एक साइड बैठेंगे एक तरफ और गर्ल्स एक तरफ बैठेंगे। ठीक है, फिर बॉयज को भी अरेंज कर रहा हूं मैं कि कौन कहां बैठेगा, और गर्ल्स को भी अरेंज कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ। साइमल्टेनियस था ये, कैसा था? दोनों को अरेंज करना। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव, जहां पे और वर्ड आता है। अब जैसे आप में से कोई बच्चा अब यहां से छुट्टी होने के बाद घर जाता है, तो हो सकता है कि वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे तो वो बस से भी जा सकता है, ऑटो से भी जा सकता है। मेट्रो वगैरह में ज्यादा चीजों को स्ट्रेच नहीं करना, मेरा एजेंडा आपको ये है बताना है कि एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट क्या होता है। तो आप भी उसमें फिर ये मत करो कि ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब अगर मान लिया मैं कहता हूं कि वो जब बस स्टैंड पे पहुंचता है, वहीं बस स्टैंड है वहीं पे ऑटो स्टैंड है, तो पांच बसेस हैं और तीन ऑटो हैं जो उसके घर जाते हैं। मतलब तीन ऑटो हैं खड़े हुए, उन्हीं में से किसी में जाएगा। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ, बच्चा कैसे जाएगा? या तो बस में या ऑटो में, दोनों जा सकता है कि बस में भी और ऑटो में? कह रहा हाथ खोल के रख देता हूँ, हाथ में दर्द है, ऑटो में चला जाएगा। पैसे कम लगेंगे कि भैया पूरा थोड़ी जा रहा हूँ, हाथ ही तो जा रहा है बस। तो यहाँ पे, थैंक यू भाई, यहाँ पे प्लीज
यहां पे आपका, जैसे अब आपको चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स अरेंज करने की, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर उसके बाद, कौन सा चैप्टर उसके बाद, ऐसे करके किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ने या चारों सब्जेक्टों के अंदर, ये साइमल्टेनियस हो गया। क्या हो गया ये? साइमल्टेनियस। चॉइस हो जाएगी तो और वर्ड आता है, सारे काम करने होंगे तो एंड वर्ड आ जाता। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू बी गुड इन अकाउंट्स एंड लॉ एंड मैथ्स एंड इको, या और नहीं बोलना, क्या बोला यहां पे? और नहीं बोला। लेकिन वन, मान लिया मैं कहता हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक दिन आएगा व्हेन यू विल बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आएगा ना? ठीक है, तो उस दिन आपके पास चॉइस होगी, इधर यू मस्ट बी अ टैक्स प्रैक्टिशनर, आप या तो टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाओ और ऑडिटर बन जाओ, यहां और वर्ड आ रहा है ना? आप कहोगे सर दोनों काम भी तो कर ही सकते हैं, हाँ वो मैं इस बात पे नहीं जा रहा, मैं, आप इस बात को समझो, मैं तुम्हें एंड और का फर्क बताना चाह रहा, है ना? जैसे कोई कोई सिर्फ जीएसटी में स्पेशलाइज होता है, ठीक है, एक्चुअली एक फील्ड में ना ज्यादा काम एक फील्ड में ही करो और ज्यादा अच्छा करोगे तो ना, एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो काम तो सारे टेंशन वाले ही होते हैं। अब क्या है कि ना कोई इंसान इनकम टैक्स भी काम पकड़ रहा है, जीएसटी का भी काम पकड़ रहा है, ऑडिटिंग भी पकड़ रहा है, तो जब या तो आपकी फर्म बहुत बड़ी हो, मतलब मल्टीपल लेवल्स चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो कोई क्या कर रहा है, ऑडिटिंग का काम पकड़ रहा है, कोई जीएसटी, अभी एक ही बंदा हो, अगर वो सारे काम पकड़ता है ऑब्वियसली ज्यादा बर्डन आएगा, तो कहीं कहीं मिस्टेक्स होंगी। पता चला कहीं पे जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के प्रेशर था सब क्लाइंट्स का, और एक बीच में कोई वो थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बुलाया था क्लाइंट को, तो वहां पे सीए को कहाँ जाना था, साथ जाना था, वो मीटिंग स्किप हो गई, मतलब एक जगह अच्छा होने के चक्कर में एक जगह कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो मैंने दोबारा से बोलता हूं, आफ्टर बिकमिंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो आप जीएसटी में अच्छे हो बहुत, और ऑडिटिंग में अच्छे हो, और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बहुत अच्छे हो, और ऐसे और भी मल्टीपल फील्ड्स हैं। क्या आप लोगों को और एंड का फर्क समझ में आया? और एंड का फर्क समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो और वर्ड जहां पे आता है वहां क्या करते हैं बेटा, प्लस, और एंड वर्ड जहां पे आता है वहां क्या करते हैं, मल्टी। ठीक है दोस्तों, एनपीआर तो मैंने बता दिया, लेकिन यहां पे ना दो कैटेगरी होती है परमुटेशन में, नॉर्मल क्वेश्चन के अलावा, या तो क्वेश्चन क्या होगा, नॉर्मल, या फिर एक आएगा परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन। क्या आएगा, परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन। और एक होगा आपका कंडीशनल परमुटेशन। और लास्ट में सर्कुलर परमुटेशन। परमुटेशन अच्छे से सीखो, फिर कॉम्बिनेशन हो ही जाता है, क्योंकि एक आइडिया बन जाता है कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। भाई चार कैटेगरी बना दी है, इसको पहले माइंड में अच्छे से सेट करो कि चार कैटेगरी आपके माइंड में इंडेक्सेशन होना चाहिए, कि परमुटेशन एक तरीके से कितनी कैटेगरी में है, चार। एक नॉर्मल, एक होता है परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन, एक होता है कंडीशनल, और एक होता है क्या, सर्कुलर। अच्छा, नॉर्मल में तो कोई बाइफरकेशन नहीं है, लेकिन परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, वन आर्टिकल मस्ट अकर, और दूसरी कैटेगरी होती है नेवर अकर।
वन आर्टिकल मस्ट अकर, और या फिर नेवर। आर्टिकल या पर्सन कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप में से, हाँ बच्चे को, आप में से मुझे चार बच्चों को, प्लीज ध्यान दीजिएगा, चार बच्चों को या तो सेलेक्ट करना है या अरेंज करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया आरिफ ने कहा सर, ये जैसे ये बच्चा हो गया, ये कहने के सर मुझे तो जरूरी काम है, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो मुझे नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तो, मुझे जाना जरूरी है। तो ये क्या हुआ, नेवर अकर। यानी कि मैं तुम में से अगर तीन चार बच्चे सेलेक्ट या अरेंज करता हूं तो उनमें शुभम, हाँ शुभम जो है वो इंक्लूड नहीं हो। तो ये एक तरीके की क्या हो गई, कंडीशनल, ये रेस्ट्रिक्शन हो गई ना। क्या हो गई, रेस्ट्रिक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया कोई भी काम था, मैंने काम बताया कि भाई ये काम है, उन आप में से कोई कहने लगा, मान लिया दीपक कहने लगा सर मुझे जरूर इंक्लूड करना। तो इसका मतलब मुझे जितने चार बच्चे सेलेक्ट करने हैं उनमें से एक बच्चा हर बार दीपक जरूर होगा। तो परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन में कैसे क्वेश्चन होते हैं कि एक बंदे को लेना ही लेना है, या एक बंदे को, जैसे मैं बताता हूं, चलो एक और अच्छा एग्जांपल माइंड में आया है। जो आपका अमेरिका का इलेक्शन होता है, वहां पे आप सबको पता है जो काउंसलर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द प्रेसिडेंट, है ना। वहां पे ना और भी सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, प्रोविंस बोलते हैं बाहर के देशों में ना, जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना यूपी हरियाणा स्टेट, वहां पे क्या बोलते हैं, प्रोविंस। तो वहां पे ना दो तीन है, एक तो है फ्लोरिडा, एक न्यूयॉर्क है, तीन ऐसी प्रोविंस है, तीन स्टेट समझ लो वहां की ऐसी है। वहां सबसे ज्यादा मैटर करता है कि वहां के लोग किसको चुनते हैं। होने को तो वहां पे वो भी है, मैक्सिको भी आता है, लेकिन और बहुत मैक्सिको नहीं, सॉरी टेक्सास, टेक्सास प्रोविंस है, टेक्सास स्टेट है, अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत एग्रीकल्चर होता है वहां पे, ठीक है। सारी खेती अमेरिका की मेरे को लगता है शायद टेक्सास में होती है, सुना था कभी पहले। तो एरिया वाइज नहीं है, जैसे इंडिया में क्या है, एरिया वाइज डिसाइड होता है, जो स्टेट बड़ी है वहां के एमपीज की सीट क्या होती होंगी ज्यादा। जैसे यूपी की सीट, यूपी में कितनी सीटें हैं एमपीज वाली, 80 सीटें हैं। तो 80 सीटें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो यूपी से जीतता है उसके काफी चांसेस होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बिहार 40-45 सीटें हैं। हरियाणा वैसे तो बड़ा है बट शायद हरियाणा की उतनी ज्यादा सीटें नहीं है। खैर, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रही है बात। तो आप ये देखो कि जैसे मैं बता रहा हूं कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होगा, जो भी बनेगा, वो किसी और स्टेट से जीते या ना जीते, उसे फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और एक और है स्टेट पता नहीं, तो उनमें से जीतना उसका जरूरी है। क्या बोला, उनमें से जीतना उसका जरूरी है, समझ गए। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि किसी एक चीज को आपको इंक्लूड करना ही करना है, या किसी एक चीज को एक्सक्लूड करना ही करना है। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ना माइंड में ये बात बैठा लो कि क्या क्या चीजें पढ़नी है तुम्हें। कंडीशनल परमुटेशन। अब कंडीशनल परमुटेशन क्या होती है सर, मान लिया मैंने एग्जांपल दिया, टू आर्टिकल और पर्सन, दो केस बनेंगे, या तो क्या होगा, कम टुगेदर, या नेवर कम टुगेदर, ठीक है। और बस इतना सही है ये। बेसिकली परमुटेशन बाकी दो तरीके के होते हैं, लीनियर और दूसरा क्या, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब जब आप राउंड टेबल पे या सर्कल बनाओगे जब भी, तब हमेशा सर्कुलर परमुटेशन लगेगा। तो देखो मैंने पूरा परमुटेशन एक तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब ये माइंड में थोड़ा सा पहले होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जब मैं लाइन से बताता जाता हूं तो ऐसा लगता है कितने सारे फॉर्मूले, लेकिन एक्चुअली में तो बस यही कैटेगरी है। एक तो नॉर्मल, ठीक है, एक है परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन। विद रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा, मस्ट अकर और नेवर। अच्छा, और कंडीशनल में क्या है,
कम टुगेदर का मतलब है जैसे, नाम बेटा आपका ऋतिक, और जैसे ही बोलता है ऋतिक एकदम से दिमाग में चलता है टन टन टन। चलो क्या, ऋतिक और क्या बोला? अच्छा हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों भाई प्लीज, ये दोनों साथ बैठेंगे। इन्होंने कहा भाई आपने सर जो चार बच्चे अरेंज करे हैं, लेकिन हम दोनों क्या बैठेंगे, साथ बैठेंगे। ये कंडीशनल में है, ठीक है ना। ये पता चला दुश्मनी है कि भाई मैं इसके साथ नहीं बैठना, ठीक है ना, इसे कुछ आता नहीं है, मुझे टेस्ट करने नहीं देगा, तो इसके साथ नहीं बैठना सर, मेरा भी टाइम खराब कराता है। ये आरिफ और दीपक के बीच में भी ऐसी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ जी प्लीज, पहले बताओ कंडीशनल में समझ में आया, साथ बैठना और ना साथ बैठना कंडीशनल में होता है। कोई पर्सन जरूरी जरूरी आएगा ही आएगा, या बिल्कुल नहीं आएगा, ये रेस्ट्रिक्शन में है, ठीक है। बुक में ऐसे ही समझाया हुआ है, तो मैं बुक के भी वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब मैंने मान लिया बिना वर्ड्स, बुक के वर्ड्स यूज करे वैसे समझा दिया, अब बुक में अलग वर्ड्स होंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने ये बता दिया। सर्कुलर बिल्कुल अलग है, लीनियर मतलब जैसे आप लोग बैठे हुए हो, और सर्कुलर मतलब एक राउंड टेबल, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले नॉर्मल परमुटेशन के क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो जी, सबसे पहले नॉर्मल वाला करवा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन आर ऑब्जेक्ट आर चूजन आउट ऑफ। बेटा ये डिफरेंट वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, आइडेंटिकल वर्ड चीजों के बीच में भी अरेंजमेंट करनी पड़ जाती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपना नाम लिया और मेरे को ये सारे अल्फाबेट अरेंज करने हैं, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जैसे एक वर्ड देख लो, क्या इसमें सारे डिफरेंट है? क्या इसमें सारे डिफरेंट है? अरेंजमेंट इनका भी होगा, अरेंजमेंट इनका भी होगा, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, डिफरेंट वाली, ठीक है। फॉर्मूला आप सबको पता है, एनपीआर, फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है जी। क्या लिखा है, हाउ मेनी थ्री लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म, तीन अल्फाबेट वाले वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर। तो बेटा यहां पे आप देखो,
स्क्वायर में कितने अल्फाबेट है? हमें वर्ड्स कितने लेटर वाला बनाना है? ठीक है। एन 6 है, आर कितना है? 3। बेटा गलत करा है। तो आपको यहां पे क्या करना है? एनपीआर, यानी कि 6p3। ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 - 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर करेंगे 6 × 5 × 4 × 3 और होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, कितना आंसर आया? यानी कि स्क्वायर वर्ड से 3 अल्फाबेट वाले कितने सेकंड बन सकते हो? एक। पहले बताओ, ये समझ में आई बात? अगला हेक्सागन। बेटा कितने अल्फाबेट है? बेटा हमें तो सिर्फ किससे बनाना है? 3 से। गलत बता रहे थे यार। कितना आया? 200। तो पहले देखो, ये था नॉर्मल परमुटेशन, ना कोई कंडीशन, सिंपल सा आपके सामने करके बस। ठीक है। और देखो, थोड़े अभी सिंपल वाले ही करवा रहा हूं, क्योंकि आप में से मैथ्स नॉन मैथ दोनों तरीके के बच्चे हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ? तो बेटा यहाँ पे तो NB5 है, और क्योंकि पांचों के पांचों को अरेंज करना है, तो 5p5 याद है। NPN क्या होता था? N फैक्टोरियल। हाँ जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट। मतलब पार्टिसिपेंट कितने हैं? आर कितना? भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लोग ही तो होंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, या कितना आ रहा है बता दो मुझे। अच्छा देखो, अब ना बार बार पूरा फॉर्मूला लिख के मत करा करो। सही मायने में तो क्या करो, माइंड में रखो ऊपर क्या आएगा। माइंड में सोचो, मैं लिख रहा हूं लेकिन माइंड में थोड़ा ट्रेन करो। 13 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 13 - 3। फिर दिमाग लगाओ, 13 कैलकुलेटर पे कर रहे हैं हम, 12 × 11, 10 से 10 तो कैंसिल। कितना बेटा? 1700। क्लियर है? ये सब अभी नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कोई कंडीशन कोई कुछ, लेकिन ये भी ध्यान रखना आएगा, कंडीशनल भी आएगा।